थोड़ा सा पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं, बाकी तो ज़्यादा हम मैनेजमेंट से समझेंगे ही। देश में इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट इस सेक्टर की ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और ये आईएफएम, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज बीएसएस, ये दो सेगमेंट है, आईएफएम सेगमेंट, बीएसएस सेगमेंट। 1990 में चेन्नई से हाउसकीपिंग और कैटरिंग सर्विसेज के तौर पर इस कंपनी ने शुरुआत की थी। अब देश भर में 112, विदेशों में 13 ये ऑफिस, 65,000 से ज़्यादा कर्मचारी कंपनी के पास है। पहले इशू की जानकारी दे दूँ, कल इशू खुल चुका है, कल बंद होगा, ठीक है, यानी आज दूसरा दिन है, समझ गए होंगे आप। प्राइस बैंड 280 से 300 रुपये, बढ़िया रखा है, मज़ा आ गया। मुझे ऐसी कंपनियां पसंद आती जो राउंड फिगर में प्राइस बैंड बहुत बढ़िया, आराम से याद रहता है, फिर याद रहता है, एग्जैक्टली। ठीक है। बीट 50 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और 240 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो 240 करोड़ की इक्विटी वो बेच रहे हैं, और फ्रेश इशू 400 करोड़ का जो कंपनी के पास जाएगा पैसा। आइए, दो खास मेहमानों से मैं आपकी करवाऊंगा मुलाकात। कंपनी के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रघु तंगीराला साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विसेज इंडस्ट्री का 30 साल से ज़्यादा का सर का बड़ा गहरा लंबा अनुभव है। फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, शुरू से आप कंपनी के बोर्ड पर हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ समेत सारी जिम्मेदारियां रघु सर के जिम्मे हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। और दूसरे मेहमान हैं कंपनी के सीएफओ बालाजी स्वामीनाथन साहब। बालाजी सर भी 2019 दिसंबर से कंपनी के साथ हैं। आपने भी मद्रास यूनिवर्सिटी से बीकॉम की है, सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और पहले कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें ENY, वर्ल्ड बैंक, GE, PwC, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने का बड़ा लंबा गहरा अनुभव बालाजी सर का है। तो मैं सर शुरुआत करता हूँ, रघु सर आपसे करता हूँ। मुझे पता चला है कि आपको थोड़ा हिंदी बोलने में समझने में मुश्किल हो सकती है, सो मैं थोड़ा सा मिक्स करके हिंदी इंग्लिश में सवाल पूछूंगा। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ आस्क मी, आई विल रिपीट द क्वेश्चन इन इंग्लिश, एंड प्लीज़ यूज़ द लैंग्वेज वेर यू आर कंफर्टेबल विद, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसा भी आप बोलना चाहें। सो सबसे पहले सर आपके बिजनेस के बारे में समझाइए, एग्जैक्टली आपकी कंपनी करती क्या है, ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट क्या होता है, और किस तरह का बिजनेस है आपका? Good, and thank you for having me. जी। Just to put you in perspective, facilities management, that means we call it as integrated facilities management, राइट सर। which means like maintaining and operating a facility. A facility could be an airport, it could be an IT building, it could be a railway station, it could be a port, it could be a hospital, it could be a university. So what we do there is we do all the engineering services at the back end, like the chillers, compressors, pumps, fire systems, we operate, manage, maintain. Same thing we do in soft services, which is the cleaning, landscape support. So this is all put together as integrated facilities management. We manage more than 200 million square feet of space. So to put that, it is a maintenance contract, which is long-term for large facilities. ओके सर, दूसरा बिजनेस BSS, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, इस बिजनेस के बारे में बताइए। Okay. So over the last few years, we have inorganically grown into business services, which means we have 3-4 large business services. One is employee background verification, where we do for our customers their employees' background verification, which means we verify their antecedents, we verify their identity, verify their criminal records, verify court records, verify educational records, verify employment records. So this is a service which we do for corporate B2B for our customers. We also do audit and assurance. When we say audit, it is not financial audit. It's a complete supply chain audit, right? From warehouse to depot, and also transactions and claims processing, largely for FMCG companies. P&G is one of our large accounts there. We have another business in the business support services, which is the sales enablement business. When we say sales enablement for our customers, we generate leads, qualify the leads, and complete the sales. We do for banking, insurance, and for IT. Namely, we have two companies in that called Dene, and then we have Matrix. So, we have Athena. So, Athena does for the banking and insurance, which is again on the bank's database. Then we have Dene, which does for IT and all other companies where we generate leads.
So this is largely the business support services. ओके परफेक्ट। Just to give you an idea, we did FY23, 2,100 crores of revenue. Out of that, 60-70% comes from integrated facilities management and 30% comes from business support services. ओके गॉट इट सर। सो दो बड़े बिजनेस हैं, एक है आईएफएम जहाँ पर आप देखते हैं ना, जहाँ भी बिल्डिंग्स में जाते हैं आप, ऑफिसेज वाली बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, चमकते हुए आपको दिखते हैं एकदम, तो वो चमकने के पीछे जो मेंटेनेंस, उसका डे टू डे रख रखाव करना, वो बड़ा कारोबार है कंपनी का। 70% बिजनेस वहाँ से आता है। आइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एक बार मैं बालाजी सर से भी पूछना चाहता हूँ। सर पिछले 3 सालों से रेवेन्यू ग्रोथ आपकी बड़ी इंप्रेसिव दिख रही है, 1200 करोड़ से आप 2100 करोड़ पहुँचे हैं, अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। FY21 में 45 करोड़ था, अब 35 करोड़ आए पिछले साल। इसमें कमी आने की कोई खास वजह, क्योंकि FY22 आपके लिए बहुत बढ़िया था 55 करोड़, तो फिर ये कम क्यों हुआ है, ये जरा समझना चाहता हूँ मैं आपसे। श्योर, नमस्ते। नमस्ते सर। सो आपने जैसा बराबर बोला, तो रेवेन्यू फ्रॉम 1200 crores इट हैज बिकम 2100 crores, राइट? एंड अगर आप रिपोर्टेड एबिटा देख रहे हो, अगर आप एडजस्टेड एबिटा देखेंगे तो फ्रॉम 72 crores इन FY21 इट हैज इंक्रीज टू 108 crores एंड देन टू 145 crores। सो दिस इज द ऑपरेशनल एबिटा ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए जो एडजस्टमेंट है, तो क्या हो रहा है, व्हेनेवर वी डू एन एक्विजिशन, एज रघु मेंशन्ड, इन द लास्ट 3-4 years वी हैव डन सर्टेन एक्विजिशंस इन द बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के अंदर जो किया हुआ है। तो द एक्विजिशन जो हम करते हैं, तो वो ट्रांचेस में करते हैं। तो पहले ट्रांच में हम मेजॉरिटी ले लेते हैं, से 50 मोर देन 50%, जनरली इट इज अबाउट 51 to 57% हम लेते हैं। उसके बाद जो बैलेंस है, उसके लिए कमिटमेंट है खरीदने के लिए, और वो 2 to 3 years के टाइम फ्रेम में उसको खरीदेंगे। और उसमें क्या होता है, उसका वैल्यूएशन वो कंपनी का जो एबिटा बनता है उसके हिसाब से होता है। सो इट्स अ अर्न आउट मॉडल। तो उसमें क्या होता है, जो इंड AS के हिसाब से जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ कमिटमेंट टू एक्वायर 100%, जिस साल में हम एक्वायर करते हैं उस साल में एस्टिमेट करके कितना पे आउट होता है उसका लायबिलिटी ले लेते हैं बुक्स में। और जब एक्चुअल पे आउट होता है या कंपनी इनिशियल प्रोजेक्शन से ज्यादा प्रॉफिट मुनाफा करता है, तो उसके हिसाब से उनका पे आउट ज्यादा होता है। जो भी वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो भी आता है, तो उसको P&L से राउट करना पड़ता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट में ऐड या डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जो हमारा टेबल्स दैट वी आर प्रेजेंटेड इन द RHP, so there is a separate line item called fair value adjustment for the amounts payable to the promoters of the acquired subsidiaries, right? परफेक्ट। अगर आप उसका देखेंगे तो 23 में उसका हिट है, तो वो 41 crores के आसपास है। तो अगर वो 41 crores का अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे, बिकॉज वो कैपिटल नेचर है, वो P&L में ऑपरेशंस के प्रॉफिटेबिलिटी देखने में उसको निकाल के देखना पड़ता है। तो 145 is the adjusted EBITDA. And similarly, if you look at it, the PAT that is reported, 34 crores, is also a reported PAT which is not adjusted, right? Because PAT is a gap number, उसका adjustment दिखा नहीं सकते। अगर आप देखेंगे तो reported EBITDA जो था वो 99 crores था, वो 99 से 35 बन रहा है। अगर 99 crores of reported EBITDA, adjusted EBITDA में 145 बनेगा, तो similarly PAT also will have a movement. So maybe that part I think the investors have to look into as a specific item before they take any decision and then look at it. Then the profitability ज्यादा है, तो then अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो profitability increase हुआ है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। यू राइटली एक्सप्लेन्ड इट। एकदम समझ में आ गया कि एडजस्टेड लेवल की वजह से यहाँ पर थोड़ा चेंज है। अब दूसरा सवाल बालाजी सर आपसे डेट इक्विटी रेशियो को लेकर, अभी 0.5 के आसपास आपका डेट इक्विटी रेशियो है। आई एम श्योर IPO के बाद थोड़ा कम होगा, थोड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। IPO के बाद कितना डेट आपका रह जाएगा, और क्या वापस आपको जो एक्सपेंशंस वगैरह जो करने हैं उसके लिए और आपको डेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे होगा जरा समझाएं सर। ओके, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो डेट टू इक्विटी, सो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा पूरा ग्रुप देखेंगे तो बेसिकली टोटल कंसोलिडेटेड डेट देखेंगे तो नेट डेट इज ओनली अबाउट 11 crores, राइट? बिकॉज मेरे को क्या हो रहा है, UDS लेवल पे ग्रॉस डेट है और सब्सिडरीज में मेरे को कैश है। सो इसीलिए मेरे को नेट डेट इज ओनली अबाउट 11 crores, which is closer to about 0.03 the ratio, debt to equity ratio, if you look at it, right? But when you look at a gross debt without considering the cash which is already sitting in the subsidiaries, then this shows at 0.46, which is closer to about 176 crores of gross debt that we have,
as at 31st March 2023. ओके, तो ऑब्जेक्ट्स में हमने दिया हुआ है 133 करोड़ जो भी प्राइमरी से आएगा, तो 133 करोड़ का डेट हम रीपे कर देंगे. So then the balance 40 crores plus debt would remain in the company. And apart from this, I also have cash at the subsidiary level. Each of the subsidiaries are self-sustaining. और उनका जो भी cash उनका business के लिए चाहिए, वो सब उनसे the business सब उनके profit से ले रहे हैं, right? तो इसीलिए for future acquisition and for the working capital, we may not require any further debt. And one more object of the issue is also 115 करोड़ हम फ्यूचर का जो वर्किंग कैपिटल है यूडीएस में, द होल्डिंग कंपनी में, उसका भी हमने इधर प्रोविजन किया हुआ है. तो इसीलिए इससे डेट ज्यादा नहीं होएगा, और जो भी 40 करोड़ का डेट रह जाएगा वो भी फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल से क्लोज हो जाएगा. तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेट का मामला. रघु सर, आपका मैं आर्ट्रिशन रेट जो देख रहा था 77.5%, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ जो नौकरी छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं, बहुत मतलब आई डोंट नो आपकी इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड, बट वी फील दैट इट इज़ वेरी हाई. क्या रीज़न है सर, और क्या इसका इम्पैक्ट होता है पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी पर, और क्या इसको आप कम कर सकते हैं? Sure, sir. Good you asked me that question. See, this attrition, when you say 70% is only in the integrated facilities management space, which is the bottom of the pyramid. The worker level, the industry average is 100% attrition. So at 77 or 75%, we are far below the industry average. Industry average is 100% attrition at the bottom level, not at the middle and not at the top. The bottom level is the ground workforce, which is 100% attrition in this market. तो ये एट्रिशन को लेकर आपके लिए. बालाजी सर, एक और इशू है डायरेक्ट टैक्स क्लेम का. आपका कुछ एक लिटिगेशन है जिसमें 150 करोड़ का. Voice is low. Maybe you have to repeat. कैन यू हियर मी सर नाउ? Yes, I am. अच्छा, Yeah. बालाजी सर, 150 करोड़ का एक डायरेक्ट टैक्स क्लेम है कंपनी पर. बताएं जरा उसके बारे में, क्या कितनी बड़ी लाइबिलिटीज हो सकती है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? No, I do not think we have 150 crores of liability. So you're talking about the 619, the contingent liability, which is the No, one direct tax claim for the promoters, it seems. There's one litigation. Is there any relation with the company or only related to promoters? No, the promoters part is separate. So similar one we also have, but it is there in the contingent liability. This is with respect to one of the buybacks that we have done in the past, where there is a technical difference based on which we have gone on an appeal, and we are confident that it would come in our favor because we have followed all the regulations that we need to follow on that particular part. So in that sense, even in the financials, we have shown it only as a contingent liability, and because we believe that it should not have any impact on us. Okay, रघु सर, एक और सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो ये कि आपके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, उन्हीं की एक एसोसिएट कंपनी आपके सेलिंग शेयर होल्डर्स में भी है, ऑफर फॉर सेल में वो सेल भी कर रहे हैं, एमओ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स फंड, प्लस एंकर इन्वेस्टर में वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कि एक ही फंड है जो बेच भी रहा है, वापस एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पे भी आ रहा है? ऐसा क्यों है? इसको ज़रा समझाएं आप एक बार. Good. See, there are two different funds, two different companies within Motilal as well. The first one, which is doing the OFS, is a Motilal Private Equity, which they invested in us in 2017. So that is a separate fund, which is a private equity fund, which is invested and which is exiting. Now the investing fund is Motilal fund, which is investing. So that shows the confidence in Motilal, where one entity is exiting because it's a fund and the life of the fund is over, the PE fund, they are exiting 50%. The other fund, which is investing because they find value in the company, they are investing. So I would rather think it is the confidence in the company is what they are showing. But confidence, you very well explained, sir. Thank you so much for taking your time out. Raghu sir, Balaji sir, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you and wish you all the best for your IPO. Hope it becomes a huge success and you get a very fruitful inning in the stock market when you get listed. Thank you so much, sir. Thanks a lot for having us on the show. Thank you. Thank you, sir.